नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर वोटिंग है। बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जेडीएस 30 सीटों पर मैदान में है, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो बीजेपी ने 25, जेडीएस ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। इस बार भी बीजेपी पर 2019 का प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आबादी लिंगायतों की है, दूसरे नंबर पर वोकालिंगा समुदाय है। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा वोकालिंगा समुदाय से हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र लिंगायत समुदाय से हैं। यानी बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। वहीं सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए इन चुनावों में अंदरूनी कलह के साथ साथ और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। तो क्या है कर्नाटक का सियासी रुख? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तो वही कि कर्नाटक का सियासी रुख किस तरफ? देखिए, इस बार 100% सीट्स भारतीय जनता पार्टी बड़े दमखम के साथ जीतेगी। कोई इसमें इफ और बट का कोई सवाल नहीं है। ये एक ऐसा किला जो कांग्रेस पार्टी जिस पे गुमान कर रही थी कि हमने तो हरा दिया, वहां पे हमने सत्ता बना ली, हम चुनाव जीत गए, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन गए, जितनी चीजें हुई वो लोकसभा चुनाव के लिए ये वरदान हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। वरदान क्यों है? 3-4 चीजें, प्रमुख चीज आप समझ ले। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की प्लानिंग। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, गठबंधन नहीं करती तब हारती है, और गठबंधन कर लेती है तो और ज्यादा नुकसान कर लेती है। बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, जहां जहां, महाराष्ट्र में, जहां जहां आप गठबंधन करते हो ऐसा लगता है कि सीधे साष्टांग हो गए नीचे। आप अपने जूनियर पार्टनर को माए बाप समझ लेते हो, जो कुछ भी वो चारा दे देता है आप खा के उसी में प्रसन्न रहते हो। कार्यकर्ता रो रहा है, गालियां दे रहा है, नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो आपकी राजनीति का स्टाइल है। एक बात और मैं बता दूं, ये दिल्ली में बैठे जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, 4 जून को ये सब बोलने की कैपेसिटी नहीं रख पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों? ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ में तो मोदी की लहर है, साउथ में कुछ नहीं है। पिछली बार 29 सीटें थी, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया। तो पिछली बार जो 29 सीटें आई, इस बार 55 से 60, मार्क माय वर्ड, 4 तारीख को अगर ऐसी बात नहीं हुई, मैं माफी मांगूंगा आप लोगों से। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कर्नाटक में क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप क्यों? क्योंकि पिछली बार इतनी सारी सीटें जीती, 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, और उस साइड कौन था? जेडीएस और कांग्रेस पार्टी, उसका गठबंधन था। ये जो वोकालिंगा है और जो इनके जो वोट बैंक है, वो बेसिकली 10 से 12% बताया जाता है कि इतने वोट्स हैं। तो पिछले बार 10 से 12% जो उधर था, वो क्या हुआ? इस बार इधर आ गया। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो आप कह सकते थे कि थोड़ा टसल होता, थोड़ा नुकसान होता, 15-16 सीट फिर भी जीतती, सबसे बड़ी पार्टी बन के आती। लेकिन जैसे ही आपने ये 12% वोट आपने खींचा, आप 50% से ऊपर के रेंज में चले गए। तो एक कारण तो स्ट्रेटेजिक अलायंस, और दूसरा कारण जो कांग्रेस पार्टी में हर जगह हो रहा है। ये राहुल गांधी को पता नहीं किसने ये कह दिया कि भाई ये 2.5 साल ये 2.5 साल वो। हर जगह क्या हुआ कि 2.5 साल पूरा हो गया, बुढ़े बुढ़े लोगों को आपने बना दिया मुख्यमंत्री, यंग व्यक्ति जिसने चुनाव जितवाया उसको आपने साइडलाइन कर दिया, चाहे वो राजस्थान में पायलट हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम हर राज्य में यंग लीडर्स को आपने दबाया,
ये कहते हुए कि लोकसभा के चुनाव के हिसाब से हम अभी एक्सपीरियंस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। सिद्धरमैया को आपने बना दिया। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार पार्टी को डुबाने के चक्कर में। क्यों? अगर अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो सिद्धरमैया तो हटेंगे नहीं। सिद्धरमैया के लोग अभी से ही कह रहे हैं कि कौन सा 2.5 साल का फॉर्मूला, अब तो बन गए 5 साल के लिए सिद्धरमैया जो है। तो क्या हो रहा है अंदर? तो ये दो अंतरकलह, स्ट्रेटजिक अलायंस इन फेवर ऑफ बीजेपी, एंड थर्ड होता है कि जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉजेज निकालते हैं कि भाई इसके लिए क्या, व्हाट आर द कॉजेज। तो उसमें एक हम लोग पढ़ते हैं इमीडिएट कॉज। नेहा का जो मर्डर हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को नेस्तो नाबूद कर देगा। राजीव जी, यहाँ पर जिस तरह से जेडीएस को 3 सीटें देकर बीजेपी ने अपने साथ किया है और उसके साथ जो वोकालिंगा और जो लिंगायत समुदाय का जो कॉम्बिनेशन है, उस पे यहाँ पर एक तीर से कितने निशाने लगाए हैं बीजेपी ने? देखिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपनी जगह है। ये पूरा कॉम्बिनेशन हिंदुओं का है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं विधानसभा चुनाव में। आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी ने देवगौड़ा को अपनी तरफ मोड़ा या देवगौड़ा चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, ये समझना जरूरी है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती, सरकार बनी, देवगौड़ा ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई और बातचीत शुरू हुई, स्ट्रेटजी बनानी शुरू हुई कि आखिरकार हमारा परफॉर्मेंस इतना कमजोर क्यों हुआ। एचडी कुमारस्वामी और देवगौड़ा की ये पार्टी है, परिवार की पार्टी है। लेकिन जब उनको फीडबैक मिला तो इन्होंने सोचा कि देखो, जब हमने इतने लोगों को टिकट दिया मुस्लिम समुदाय से, हम ये सोच रहे थे कि हमारे कम्युनिटी के लोग तो हैं ही साथ में, लेकिन 10 से 20% ही सही, कम से कम मुस्लिम वोट हमारे साथ आए। लेकिन वहां पर मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दिया। अब उसके बाद देवगौड़ा की पार्टी ने सोचा कि अगर हिंदू और मुसलमान ये दो आधार पर वोटिंग हो रही है तो हम बीच में पेंडुलम की तरह नहीं रह सकते, नहीं तो हमारी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक से चलते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। 2 से 3 मीटिंग होती है अमित शाह के साथ और वो पूरी तरह से सरेंडर किए हुए हैं। आप पिछले दिनों से एचडी देवगौड़ा के सारे स्टेटमेंट देखिए और वो जो प्रेस में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 सीट पर चुनाव लोकसभा में वो लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार ये कहते हैं पीएम मोदी ही भविष्य हैं, उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी का अस्तित्व तभी है जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुसलमानों ने हमें धोखा दिया है। अब ये जो हिंदुओं के बीच थोड़े कंफ्यूजन जातीय व्यवस्था को लेकर थी, लिंगायत और वोकालिंगा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्चस्व है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की और उसमें डेमोग्राफी का जो असर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10%, 5%, 4%, 8% के आधार पर नहीं होता। यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है। किसी क्षेत्र में जो केंद्रित रहेगा, संकेंद्रण होगा, किसी लोकसभा क्षेत्र में वो वोकालिंगा 30 से 35% है, उस लोकसभा क्षेत्र में उसका डिसिसिव रोल होता है। तो इसीलिए इन आधार पर इन लोगों ने गठबंधन किया और इसी से परेशानी कांग्रेस की बड़ी है। वहां के मुस्लिम समुदाय के बीच जो स्थितियां पैदा हुई इन दोनों गठबंधन के बाद, आज वो लोग दिखाने की कोशिश नहीं करते कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वो अपने आप में एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अंतिम समय में पत्ते खोलो, क्योंकि हम एक बात बोलते हैं तो हिंदू ध्रुवीकरण और तेजी से होता है। तो ये व्यवस्थाएं बदल चुकी है। कर्नाटक में फ्री और फ्रीबीज के खिलाफ लोग आ रहे हैं। महिलाएं बोल रही है कि हमें फ्री की राइड नहीं चाहिए, ये राशन नहीं चाहिए, साड़ियां नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी चाहिए। हम अपनी बेटी की सुरक्षा रखेंगे तभी इन साधनों का उपयोग करेंगे। और इसने, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नेहा मर्डर केस ने जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दिया है वहां के हिंदुओं में, वो चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक तरह से बड़ा सेटबैक होगा।
डॉक्टर साहब, अंदरूनी कलह से तो बहुत पहले से ही यहाँ पर कांग्रेस जूझ रही थी। अब ऐसे में नेहा मर्डर केस भी सामने आ गया, लोगों की नाराजगी है। फ्री जो गारंटियां यहाँ पर कांग्रेस ने दी थी, उन गारंटियों को भी पूरा नहीं किया है। और इधर बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो लोकसभा चुनाव में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती है। तो कितना दबाव में है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है भाई करे तो करे क्या। सबसे पहली स्ट्रेटजी सिद्धारमैया की जो है वो ये है कि हार के बाद कैसे डीके शिव कुमार के ऊपर ठीकरा फोड़ दे। और डीके शिव कुमार की स्ट्रेटजी है कि सिद्धारमैया को तुमने सीएम बनाया, अब भुगतो। ये वहां अंदरूनी चल रहा है। लेकिन सिर्फ यही चुनाव के रिजल्ट को निर्धारित नहीं करते, इसको जरा समझना जरूरी है। जो मैंने कहा कि विधानसभा में हार बीजेपी के लिए वरदान हो गया, वो कारण 3-4 आप समझिए। कर्नाटक के चुनाव के समय भी अगर हमारे वीडियोस को देखिएगा तो उसमें हम लोग इस बात को जिक्र कर रहे थे, जो वहां लोगों को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी वॉज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ पीएफआई। पीएफआई और कट्टर मौलानाओं के हाथ की कठपुतली बन गई थी कांग्रेस पार्टी। और ये इतना ज्यादा ग्रिप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कर्नाटक से मौलवी मौलाना तेलंगाना के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गए थे, बस भर के। तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग टाइप की पार्टी का इमेज हो गया है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का। क्यों हो गया है, अब एक एक करके समझिए। लिंगायत शीर्ष वो गेरुआ धारण करके, टोपी पहन के कांग्रेस का प्रचार करने में लगे हुए थे। है क्यों? क्योंकि लिंगायत लीडर को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, मंदिरों में कांग्रेस पार्टी के लीडर जा रहे थे, आरती हो रही थी और पता नहीं क्या क्या। गिरगिट के रंग को ये लोग समझ नहीं पाया। अब वो लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ प्रचार प्रसार में, वो लिंगायत ऋषि और मठाधीश लोग, ये जनता के सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। क्यों? जैसे ही सरकार आई, 2 चीज इमीडिएटली इन हुआ। एक, बीफ, गौहत्या करो, खाओ पियो मस्त रहो। कहां मुंह दिखाएंगे ये लोग? सिर्फ गेरुआ पहन लेने से सब योगी आदित्यनाथ हो जाता है? इन लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म के थूकने लगे लोग कि क्या करवा दिया। फिर आप देखिए कि झंडों को हटाने जाने लग गया, वो हरा झंडा लगने लग गया। फिर टीपू सुल्तान वापस आ गया। तमाम कम्युनल पॉलिटिक्स जो है विथ इस्लामिक सिंबलिज्म, इट केम बैक। तो इन लोगों की नींद उड़ी। तो आप देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग होने वाला है। कोई तस्वीर आई कि सिद्धारमैया किसी लिंगायत मंदिर में जाकर के आरती कर रहे हैं, कोई बाबा आ रहे हैं, खत्म। तो ये मैंने कहा कि वरदान। अब एक और चीज हुआ, इन लोगों ने 5-6 फ्री बीज दिए थे। कह दिया कि महिलाओं के लिए बस फ्री और ये फ्री, फिर बिजली फ्री। कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बस फ्री का एक एग्जाम्पल अभी हाल में ही ये राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो चल रहा था। बस में वो एकदम कूदता, वो तो कांग्रेस का प्रचार ही करता है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो खैर ठीक है, प्रचार करते, खुल के कहोगे भाई प्रचार करते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वो बस में चढ़ रहा है कि भाई देखिए क्या, तो फ्री भी है, कांग्रेस पार्टी ने वादा निभाया है, एक बार बस के अंदर चलते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। उस बस में बैठी सारी महिलाओं, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने सिद्धारमैया का नाम नहीं लिया। सब ने कहा मोदी की गारंटी। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए कितना वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। बिजली डिपार्टमेंट वाले जा नहीं रहे हैं मीटर पढ़ने के लिए, मीटर रीड करने के लिए कोई जा नहीं रहा है। क्यों? उधर जाते हैं बट पब्लिक ठोकना छोड़ कर दौड़ा के भगाती कि भाई बोला तो था फ्री बिजली, अब क्यों मीटर नापने क्यों आया है? बिल बनाओ, उधर से खत्म करो। युवाओं को जो डिप्लोमा किया हुआ है उसको 5,000 और जो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है उसको 7,000। क्या मिल रहा है? 0 बटा सन्नाटा।
तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, सब लोग ढूंढ रहे हैं। ये जो मोदी की गारंटी आई है वो वहां पे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ। अच्छा हाँ, एक चीज और, राजीव ने साड़ी की बात की तो मुझे याद आ गया, ये लोग इतने धूर्त हैं, जब असेंबली इलेक्शन के पहले वो महिलाओं को एक एक कोई एटीएम कार्ड जैसा कार्ड बांट रहे थे, कैंडिडेट का फोटो होता था, ये होता था, और वो गांव गांव जाकर के कहते कि माता जी ये लो, वोट कर देना, कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई तो 5 साड़ी जाकर के दुकान से लेना, ये कार्ड दे देना, वो कैश हो जाएगा। वोट जाकर के दे आए ये लोग। उसके बाद सब महिलाएं तैयार होकर के गई दुकान में, बोले भाई अब साड़ी दो, बोले ये तो कोई एटीएम कार्ड नहीं, वो तो पब्लिक को ठगने के लिए। आप इस तरह से करोगे, इस तरीके से करोगे? एक जगह ये डीके शिव कुमार ने क्या कर दिया, और एक गजब गजब स्टोरी है। वहां गांव में हल्ला कर दिया कि भाई सबको घर मिलेगा, पक्का घर, फॉर्म भरो। सबसे फॉर्म भरवा लिया कि जो फॉर्म भरेगा जिसके उस सबको घर मिलेगा 2 BHK। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहां। तो ये आप इस तरह की फ्रॉडगिरी करेंगे तो पब्लिक की नज़र में तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और अब कोई भी हिंदू शीर मठ वाले कोई ये वो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती होगी असेंबली के दौरान। तो बहुत सो कहते हैं भाई कि बीजेपी को सबक सिखाएंगे। अरे भाई बीजेपी को सबक सिखा दो, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मत मारो। जनता कांग्रेस पार्टी से त्राहिमाम है। तो जनता कांग्रेस पार्टी से त्राहिमाम है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो हंगामा, जो विवाद चल रहा है, चाहे फिर वो मंगलसूत्र वाला बयान हो और कर्नाटक में पीएम मोदी का दिया बयान, इसका कितना इम्पैक्ट? देखिए, ये मैनिफेस्टो है और मैनिफेस्टो को उभारना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकला, उस पर चर्चाएं कुछ दिन के बाद शुरू हुई और पीएम मोदी ने 2-3 बातें कहना शुरू कर दिया। ये इम्पैक्ट तब है जब पीएम मोदी ये मुद्दा उठा रहे हैं, तब लोगों ने समझना शुरू किया। ऐसे तो मैनिफेस्टो पढ़ के लोग वोट देते नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो पर चर्चा शुरू हुई और पीएम मोदी ने जो 2-3 बातें कही है, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने बार बार अटेम्प्ट किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो फिर वो रिजर्वेशन दे चुके थे। इसीलिए पीएम मोदी ने रिजर्वेशन की बात की आंध्र प्रदेश से। ये कर्नाटक, जो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, इन लोगों ने तो मुस्लिमों के लिए एक के बाद एक कई पिटारे खोले हैं। तो अब अगला नंबर रिजर्वेशन के लिए भी आएगा। ये विश्वास वहां के हिंदुओं को क्यों न हो, क्यों न सोचे कि कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से शुरुआत में सरकार बनते ही कहा कि नहीं, गाय काटने पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी आई कि नहीं, अब हिजाब लगाना और न लगाना सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आप पूरे हिजाब के साथ जाओ। लेकिन जब वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो शिक्षा मंत्री बैकफुट पर आ गए। ये सब इन लोगों ने किया और उसका प्रभाव वहां पर पड़ा। और फिर अब पीएम मोदी वही बात उन लोगों के सामने रखे हैं, तो प्रभाव तो इसका पड़ना ही है। और वो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि अभी कांग्रेस की रैलियों में देखिए, जो पोस्टर लग रहे हैं उसको देखिए, और कांग्रेस की रणनीति के बाद वहां पर जो लोग चारों तरफ से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, उनको देखिए। कुछ समय पहले की बात है, सिद्धारमैया के बेटे को धक्का मुक्की की गई, एक तरह से मार पिटाई हुई है। वो रास्ते का वीडियो भी दिखाई पड़ रहा है। सिद्धारमैया को यही पानी के मुद्दे पर लोगों ने उसके घर में जाकर घेरा कि हमें पानी से, ये हमारा पानी है, कर्नाटक को दे रहे हो, कर्नाटक के पानी तमिलनाडु के पास जा रही है, और दोनों जगह पर तुम्हारे सहयोगी सरकार ही है, स्टालिन हो या सिद्धारमैया हो, कांग्रेस दोनों जगह पर है। तो वहां पर वो मुद्दे वो लोग सुलझा नहीं पा रहे। तो इन मामलों में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां एंटी इनकम्बेंसी इतने समय में दिख रही है, और ये चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो कंपैरिजन किया जाता है मोदी वर्सेस राहुल कांग्रेस के लिए। तो वहां पर मोदी की गारंटी की जो बात हो रही है उसमें राहुल आसपास नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए कर्नाटक में पूरा समीकरण बदल चुका है और इस बार 28 में 28 सीटें एनडीए के पास ही जाने वाली है। चलिए, कर्नाटक पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के तेजस्वी सूर्या और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश की किस्मत तय हो जाएगी। डीके सुरेश देश के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जंग में कौन विजय पताका लहराता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।